Hello friends, this is Akanksha, स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा. वेलकम टू माय वीडियो. तो डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसे हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग के नाम से जानते हैं. बेसिकली थॉर्नडाइक को ओवरऑल डिस्कस करेंगे जिसमें उनका कनेक्शनिज्म थ्योरी, इसके अलावा उन्होंने जो लॉज दिया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड इज एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने कैट पे किया था. नेक्स्ट इज़ अबाउट थॉर्नडाइक. तो और हम अब थॉर्नडाइक के बारे में कुछ विशेष बातें कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे थॉर्नडाइक गिव दिस थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग. देन फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है इन्हें. शिक्षा मनोविज्ञान का जनक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है. थॉर्नडाइक की यदि हम बात करें, इनका जन्म हुआ था मैसाचुसेट्स में. एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं हम इनको, और 1874 में इनका जन्म हुआ था. इनको एनिमल इंटेलिजेंस के लिए भी बहुत सराहा जाता है. इन्होंने कहा कि लर्निंग इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स. नाउ व्हाट इज़ स्टिमुली? कोई एक ऐसा चीज़ जो आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर रही है, उसे हम स्टिमुली कह सकते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कोई एक खाने की चीज़ है जो हमें बहुत पसंद है, तो हम क्या करते हैं, उस खाने की चीज़ तक पहुंचने के लिए हम बहुत सारे रिस्पॉन्सेस करते हैं, और उस रिस्पॉन्स के दौरान हम कुछ गलतियां भी करते हैं. उस गलतियों से हम सीखते हैं, और नेक्स्ट टाइम क्या होती है, वो बार बार एक ही चीज़ करने पे वो गलतियां धीरे धीरे कम होती जाती है और उस चीज़ तक हम पहुँच जाते हैं. इट कैन बी अ फूड आइटम, इट कैन बी योर गोल, योर एजुकेशनल गोल, और एनीथिंग जो आपको किसी एक्शन को करने पे मजबूर करे, वही एक स्टिमुलस है. तो ये आपकी एक यूपीएससी की प्रिपरेशन भी हो सकती है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने की रिस्पॉन्सेज एक्शंस हो सकती हैं. तो ये जो स्टिमुलस है, ये आपका एग्ज़ाम हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. ये में भी यूपीएससी, बीपीएससी और सीटेट, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट, ये आपकी स्टिमुलस है. और जो आप बार बार तैयार अपने आप को रेडी करोगे, बार बार कोशिश करोगे, बहुत सारे एफ़र्ट डालोगे, वो जो एफ़र्ट आप डालोगे, बहुत सारे प्रैक्टिसेस करोगे, तो बहुत जो रिस्पॉन्स करोगे वो क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स होगा. तो जो एसोसिएशन है बिटवीन रिस्पॉन्स एंड द स्टिमुलस, इसी से लर्निंग होती है. ऐसा किसने कहा है? ऐसा थॉर्नडाइक ने कहा है. तो ये स्टिमुलस ही है जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. नेक्स्ट, अब इनके एक्सपेरिमेंट पे आते हैं. यहाँ पे एक फिगर आप देख रहे हैं. इन्होंने क्या किया, एक सिंपल पज़ल बॉक्स लिया. इनके इस बॉक्स को पज़ल बॉक्स का नाम दिया गया क्योंकि ये अपने आप में ही एक पज़ल है जिसको सॉल्व करके बिल्ली क्या होगी, बिल्ली बाहर आएगी और फ़िश को खा जाएगी. तो इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ जान लेते हैं. ये जो पज़ल बॉक्स आप देख रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर इन्होंने कैट को प्लेस किया जो कि भूखी है, और ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हैं, ये ऐसे अटैच्ड है इस लीवर से कि यदि आप लीवर को प्रेस करेंगे तो ये गेट ओपन हो जाएगा. अब क्या है, बिल्ली भूखी है, इसके सामने बॉक्स के बाहर एक फ़िश बॉल रख दिया गया है जिसके अंदर एक फ़िश है. तो बिल्ली क्या करेगी, उस फ़िश को खाने के लिए रैंडम एक्शन करेंगी, रैंडम रिस्पॉन्सेस करेगी, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस करेगी, और बिल्ली को पता नहीं कि गेट कैसे ओपन वो गेट होगा. बट वो क्या, बहुत सारे जब मल्टीपल रिस्पॉन्सेस वो करते रहेगी तो गलती से वो लीवर प्रेस होगा और गेट ओपन हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम फिर से उस कैट को उस बॉक्स में डाला जाएगा, वो फिर से बहुत सारे मल्टीपल रिस्पॉन्सेस करेगी, फिर से गलती से लीवर प्रेस होगा और गेट ओपन हो जाएगा, फ़िश को खा लेगी. बट अगर यही प्रोसेस बार बार रिपीट हो तो क्या होगा, कैट को आइडिया लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्या किया कि गेट ओपन हुआ, मैंने ऐसा क्या किया कि ये दरवाज़ा जो है वो खुल गया और मैंने फ़िश को खा लिया. तो जब बार बार एक ही प्रोसेस होगी तो कैट की जो गलतियाँ वो कर रही थी, जो बहुत सारे रिस्पॉन्स वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. जो बहुत एरर वो कर रही थी, वो धीरे धीरे हर एक
चांसेस में वो कम होती जाएगी और एक पल ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब कैट को उस बॉक्स में डाला जाए और वो कैट डायरेक्टली लीवर प्रेस करेगी और गेट ओपन करके बाहर आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बार बार ट्राई करने पर गलतियां होंगी, फिर ट्राई करेंगे, फिर गलतियां हुई, फिर ट्राई किया, एक बार लर्निंग हो जाएगी। जितना आप ट्राई करेंगे उतनी गलतियां कम होते जाएंगी। अब इसके लॉज पे आते हैं। तो इन्होंने थॉर्नडाइक ने 2 लॉज दिए थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इन्होंने 3 प्राइमरी लॉज एंड 8 सेकेंडरी लॉज दिया था। प्राइमरी लॉज में सबसे पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, इसको हम बहुत एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो एग्जांपल हम अपने रिलेटिव का लेते हैं। अगर किसी रिलेटिव का इफ़ेक्ट आप पे पॉजिटिव है, अगर कोई रिलेटिव से बात करने पे आपको अच्छा लग रहा है, उसका एक पॉजिटिव इंप्रेशन आप पे है, तो आप क्या करोगे, आप उससे बात करना चाहोगे, आप उससे मिलना चाहोगे उस रिलेटिव से, क्योंकि वो आपको पॉजिटिव, आप पे पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है। और दूसरी ओर क्या है कि कोई रिलेटिव है जिसका आप पे नेगेटिव इफ़ेक्ट है, आपको उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, वो आपको डांट देते, चाहे कोई भी रीज़न हो, तो आप उनसे मिलना नहीं चाहोगे। और ये सेम केस होता है लर्नर में, स्टूडेंट्स में, कि अगर कोई भी चीज़ उनको पॉजिटिव अफेक्ट कर रही है, उन पे पॉजिटिव प्रभाव डाल रही है, तो वो उस चीज़ को सीखना चाहते हैं। और वो ऑन अदर हैंड साइड, अगर कोई चीज़ उन पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही है, जिससे उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है या फिर वो चिड़चिड़ा जा रहे, तो वो चीज़ वो सीखना ही नहीं चाहते। दैट इज़ व्हाट लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्यूचर में टीचर बनते हैं और आप अपने क्लास में जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बट आप क्या करोगे जब बच्चे ही रेडी नहीं है लर्निंग के लिए? व्हाट विल यू डू? दैट इज़ व्हाट द मेन और मेजर प्रॉब्लम ऑफ अ टीचर। अगर बच्चे ही रेडी नहीं हैं आप कुछ सीखने के लिए, तो आप ऐसा क्या करोगे कि बच्चे सीखने के लिए रेडी हो जाएं? जो बच्चे नहीं सीखते हैं, वो जो उनमें रेडीनेस की कमी होती है, वो फिज़िकली हो सकती है, मेंटली हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे फिज़िकली है कि अभी कुछ कट हो गया है या फिर इंजर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि वो फिज़िकली वेल नहीं है कि वो आपकी टीचिंग को एक्सेप्ट करें। मेंटली बच्चों का ध्यान कहीं उधर है, तो आप कैसे बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्ट करें, कैसे बच्चों को उनके अकॉर्डिंग, उनके कहते हैं ना, उनके सहूलियत के अकॉर्डिंग आप उनको अपनी टीचिंग में कैसे इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये आर्ट होती है टीचर की। तो आप अपनी स्किल्स के थ्रू बच्चों को रेडी करवाएं। आप कोई भी एक्टिविटी क्लास में कर सकते हैं जिससे बच्चे आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएं या फिर आपकी टीचिंग को वो एक्सेप्ट करने के लिए एग्री हो जाएं। तो बिना रेडीनेस के लर्निंग नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसे हम ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस बोलना ज़्यादा इजी है, बिकॉज प्रैक्टिस से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। प्रैक्टिस, इसमें मेन स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ तो जो पूरे लॉ को डिफाइन कर दे वो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डेट इज़ वॉट, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उस चीज़ में, उस लर्निंग में इम्प्रूव हो जाओगे। हमारे मैथ्स टीचर हमेशा कहते थे कि आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आप मैथ्स को समझ पाओगे, उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मैथ्स प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। सो जो प्रैक्टिस है उसे फिर 2 पार्ट में बांटा गया है, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। अब प्रैक्टिस में क्या है, आप किसी एक चीज़ को कंटिन्यूली अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो लॉ ऑफ यूज़, आप उस चीज़ को यूज़ में ला रहे हैं। आप उस चीज़ को, उस वर्ड को, सेंटेंस को बार बार अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको होल लाइफ टाइम वो चीज़ें याद रहती है। और अगर आपने उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो एक सेंटेंस बताया, आपको एक वर्ड बताया गया इंग्लिश की, अगर आप उसे डेली बोलने में यूज़ कर रहे हैं, डेली अपने कन्वर्सेशन में उस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वर्ड हमेशा याद रहेगी। और जहाँ आपने यूज़ करना छोड़ दिया, आप उसे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो आप उस वर्ड को एक दिन ऐसा आएगा जब आप भूल जाओगे, आपको वो वर्ड याद ही नहीं रहेगा। दैट इज़ व्हाट लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम सेकेंडरी लॉज। टोटल 8 सेकेंडरी लॉज जो कि थॉर्नडाइक ने दिए थे, उसमें से पहला है लॉ ऑफ प्राइमेसी। प्राइमेसी क्या है, तो इसे भी एक सेंटेंस में हम क्लियर कर सकते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ऑफकोर्स ये बिल्कुल सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक न्यू चैप्टर बच्चों को आज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और आप पहले ही दिन
आप अपनी इम्प्रेशन या फिर आपकी टीचिंग वीक है या फिर आप वो इम्प्रेशन बच्चों पे नहीं बना पाए हैं, तो बच्चे क्या हैं, बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे कि उन विल वो ख़त्म हो जाएगी, बच्चों की चाह ही नहीं रहेगी कि उस चैप्टर को आगे पढ़ें। तो ये टीचर की ड्यूटी है या फिर एक टीचर की एक स्किल होनी चाहिए टीचिंग में कि वो अपना फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा बनाए कि बच्चे उसे पढ़ने के लिए हर दिन उत्साहित रहें, बच्चे रेडी रहें कि मैम आएंगी और मुझे ये चैप्टर आगे पढ़ाएंगी, मुझे जानना है कि आगे क्या हुआ था। डैट इज़ व्हाट लॉ ऑफ प्राइमेसी। आपको फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा बनाना है कि बच्चे आपकी टीचिंग को पढ़ने के लिए नेक्स्ट डे उतना ही ज़्यादा उत्सुक रहें। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिसेंसी। लॉ ऑफ रिसेंसी को हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कोई भी चीज़ जो रिसेंट में घटी होती है वो हमें ज़्यादा याद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोविड को ले लें, कोविड-19, तो आज सभी को पता होगा कि कोविड-19 क्या है, एक वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है, सभी को पता होगा कि कोविड एक वायरस है। बट क्या किसी को भोपाल गैस कांड के बारे में पता है? क्योंकि बहुत पहले हुई थी, बट जो रिसेंट होती है वो चीज़ हमें याद होती है। डैट इज़ व्हाट हम रिलेट कर सकते हैं लॉ ऑफ रिसेंसी को, कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हमने क्या पढ़ा होता है वो चीज़ हमें याद होती है, बजाय कि जो हमने पूरी साल एक चीज़ को पढ़ा हो। तो जो रिसेंट हम कोई चीज़ करते हैं वो चीज़ हमें याद होती है, रिसेंट में जो हमने पढ़ा है वो चीज़ हमें याद होती है, वो है लॉ ऑफ रिसेंसी। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इंटेंसिटी ही स्टिमुलस की लो है तो आपको ज़्यादा उत्तेजित नहीं कर पाएगी कि आप उसके लिए रिस्पॉन्सेस दें। कोई चीज़ है, कोई खाना है, उसकी इंटेंसिटी ही वीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे, चलो मैं आलू खा लेती हूँ बट मुझे आलू पसंद नहीं है, फिर मिले नहीं मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एक तरफ गोलगप्पे हैं, तो मैं क्या करूँ, इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा, किस स्टिमुलस की, गोलगप्पे की। जस्ट बिकॉज़ कि आलू नॉर्मल है, चलो खा लूँगी, नहीं खा लूँगी, एक दिन सब्ज़ी बना नहीं बना, बट गोलगप्पे की क्या है, उसकी स्टिमुलस, उसकी इंटेंसिटी है उस स्टिमुलस की, वो मेरे लिए ज़्यादा है। तो सबके लिए अलग, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। मल्टीपल रिस्पॉन्सेस क्या है कि बहुत सारे प्रतिक्रियाएं हम लोग देते हैं एक स्टिमुलस को पाने के लिए। जैसे कैट ने बहुत सारे रैंडम रिस्पॉन्सेस दिए, बहुत सारे मल्टीपल रिस्पॉन्सेस दिए, तब जाके गलती से लीवर प्रेस हुआ और वो गेट ओपन करके बाहर आ गई। तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेस से हम लर्निंग करते हैं। जब बार बार हम एक ही चीज़ को बार बार रिस्पॉन्ड करते हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स करें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो क्या होता है, इससे हमारी लर्निंग होती है। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड्स। हमारी एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा प्रभाव करती है हमारी लर्निंग को। किसी एक टॉपिक के लिए हमारी एटीट्यूड ही नेगेटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बहुत सारे पॉलिटिक्स में ऐसे चैप्टर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे धाराएं होती हैं कि उसके लिए हम अगेंस्ट, हमारी एटीट्यूड उस चीज़ को लेके पॉजिटिव नहीं है, तो हम उस चीज़ को नहीं सीखना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, नॉट अबाउट द पॉलिटिक्स, बट किसी और चीज़ों से भी हो सकती है कि कोई एक टॉपिक पे मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो मैं उस चीज़ को नहीं सीखूँगी। दैट इज़ एटीट्यूड। हमारी एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा प्रभाव करती है हमारी लर्निंग को किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट के लिए। दैट इज़ व्हाट लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड्स। नाउ लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमुलेशन। एनालॉजी एंड एसिमुलेशन क्या है? लॉ ऑफ एनालॉजी में ये कह सकते हैं, जैसे पहले कोई घटना घटी तो आपने जो वहाँ रिस्पॉन्सेस दिए, सेम रिस्पॉन्सेस आपने न्यू सिचुएशन में दिया, और न्यू लर्निंग में आपने सेम प्रतिक्रियाएं दी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सेम पास्ट एक्सपीरियंस से आपने उस चीज़ को अप्लाई किया एक न्यू टास्क में, एक न्यू सिचुएशन में। दैट इज़ व्हाट एनालॉजी एंड एसिमुलेशन। नाउ नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग। लॉ ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग को हम ऐसे जान सकते हैं, जैसे ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की एसोसिएशन की बात होगी। तो इसमें क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट, आपको शायद याद हो पावलोव की, उन्होंने क्या किया था कि कंडीशनिंग कुछ इस तरीके से की थी कि अब जब डॉग के सामने वो स्टिमुलस, उसका फूड नहीं भी है और बेल रिंग होती है, बेल बजती है, तो डॉग के मुंह से सलाइवा आती है। तो डैट इज़ व्हाट उन्होंने क्या किया, उन्हें डॉग के सलाइवलाइजेशन का जो उसका जो प्रोसेस था, उन्होंने उसकी जो स्टिमुलस थी, फूड थी, उसको हटाकर उसको रिप्लेस कर दिया बेल से।
ठीक है। अब क्या है कि सलाइवा अभी भी आ रही है, बट वो स्टिमुलस को नहीं, वो बेल के सुनने से आ रही है, बेल के बजने से आ रही है। जब बेल की घंटी कानों में बजती है कुत्ते की, तो वो सलाइवा होती है। पहले क्या था, वो फूड को देख रहा, तब सलाइवाइजेशन, उसका जो सलाइवा वो आ रहा था। बट अब क्या हो रहा है, अब उसकी लर्निंग को कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर दिया गया है, स्टिमुलस को रिप्लेस करके दूसरा लाके, कि सेम चीज़ें हो रही हैं, बट अब क्या है कि वो एसोसिएट कर लिया है अपनी लर्निंग को एक दूसरी चीज़ में। इसका एग्जांपल अगर मैं अभी नहीं दे पाई तो मैं अभी दे रही हूँ, जैसे इससे आपका क्लियर नहीं हुआ होगा पेवलोव वाले से। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये दे सकते हो, जैसे कैट है, ठीक है, और एक बेंच के ऊपर एक फ़िश टांग दी गई है। तो कैट को बोला जाता है स्टैंड अप, और कैट स्टैंड अप नहीं, बल्कि वो फ़िश देखकर बेंच पे खड़े होकर वो फ़िश खाने की कोशिश करता है। बट जब रिपीटेडली एक ही चीज़ होती है तो स्टैंड अप बोला जाता है, तो कैट फिर बेंच पे चढ़ता है और फ़िश खाने की कोशिश करता है। अब इतनी बार वो प्रतिक्रियाएं होने लगी कि कैट के सामने से वो स्टिमुलस, वो फ़िश को हटा भी दिया गया और किसी ने कहा स्टैंड अप, तो वो कैट अल्टीमेटली क्या करता है, बेंच पे खड़ा हो जाता है स्टैंड अप बोलने से ही, क्योंकि उससे लगता है कि फ़िश अब वहाँ आएगा। ये सोच में उसकी जो कंडीशनिंग इस तरीके से हुई कि अब स्टैंड अप बोलने से वो जो कैट है वो बेंच पे खड़े हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट एसोसिएटिव लर्निंग। नाउ लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ये लास्ट है। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी में हम ये समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, इनका कहना था कि कोई भी चीज़ को एज अ होल समझने से ज़्यादा बेटर होता है कि उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों से समझें। कहा जाता है कि छोटे छोटे ईंट इकट्ठे करते तब जाके एक महल बनता है, तो पहले उस ईंट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके उस महल को। ये थॉर्नडाइक का कहना था। और इसका एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि कोई भी एक बच्चा को पहले वर्ड और सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं सिखाया जाता। सबसे पहले उसे लेटर्स पढ़ाए जाते हैं, ABCD अल्फ़ाबेट पढ़ाया जाता है, एंड देन उस अल्फ़ाबेट को कनेक्ट करके एक वर्ड बनाया जाता है। अगर हम बच्चे को डायरेक्टली एक सेंटेंस पढ़ा दें, एक पैराग्राफ दे दें, उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। बट उस पैराग्राफ को छोटे छोटे टुकड़े करके उसे वर्ड्स में उसके पहले सारे वर्ड्स अलग किए, वर्ड्स के अल्फ़ाबेट अलग किए, तो क्या है, बच्चों को ईजियर वे में कि हाँ ये A फॉर एप्पल होता है तो यहाँ A है। तो ऐसे क्या होता है कि बच्चों को छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ें बहुत डीपली और समझने में ईजी होती हैं, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का ये कहना था कि पार्शियल एक्टिविटी लर्निंग की जो एक लॉ है, क्योंकि बच्चे जो हैं और जितने भी लर्नर्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ना कि एज अ होल, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ये एंड था, और this was my first video. I don't know about how I did it, but I hope you all enjoyed. Thank you so much.